नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। और आज देख रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से क्लास होने वाली है 1857 की क्रांति। उस इतिहास के बारे में जानेंगे जिसका इतिहास बहुत ही रक्त रंजित रहा है, अर्थात इसकी जो कहानी लिखी गई है वह कहानी खून से लिखी गई है, यानी खून से लिखा गया यह इतिहास बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। तो आने वाली हमारी पीढ़ी को और कंपटीशन के लिहाज से भी ये इतिहास जानना बेहद जरूरी होता है। तो इसके बारे में साथियों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति जो आप देख रहे हैं यहां पर मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि हमारे जो ये सेनानी हुआ करते थे इन्होंने कैसे अपने प्राणों की आहुति दी है आज हमारी आजादी के लिए, उसके क्या फैक्ट थे, क्या पहलू थे, इन सभी के बारे में आज जानेंगे। और एक ही क्लास में 1857 की क्रांति से साथियों बनने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को और सभी महत्वपूर्ण जानकारी कंप्लीट होगी। इसके बाद आप देखेंगे किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, यह निश्चित तौर पर दावा है हमारा। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए और देखेंगे आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है और ना कोई समस्या होने वाली। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का यह रिवोल्ट, और इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत साथियों कब से हुई थी, तो ये सबसे पहले जानेंगे कहां से हुई थी शुरुआत। तो मेरठ से 10 मई 1857। सबसे पहला तथ्य यही पर आता है कि इस घटना की शुरुआत यानी 1857 ईस्वी का जो महाविद्रोह था, इस महाविद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो भैया 10 मई वो डेट हुई थी और स्थान कौन सा था, मेरठ। मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। तो तथ्य याद करेंगे। आगे हम लोग इसका प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी, यह प्रतीक भी याद होना चाहिए, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कमल और रोटी। आगे देखेंगे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। बहुत ही रोचक इनके बारे में कहानी है, इनका एक शेर भी है, आगे बताएंगे आपको इनके कहानी के बारे में। तो बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे, और कहां के, दिल्ली के। जो मुगल बादशाह मेन दिल्ली का होगा वह कौन था, तो बहादुर शाह जफर साहब हुआ करते थे। आगे जो जफर साहब की फोटो यहां पर लगी हुई है, इनकी पिक्चर भी देख लीजिए जिससे आपके माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएं। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विस्कॉन्ट पामस्टन हुआ करता था, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद देखेंगे भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, और इनका कार्यकाल, इनकी फोटो भी दिख रही है। और साथियों इनका कार्यकाल 1856 से 1862 हुआ करता था। तो ये सारे तथ्य थे, इन तथ्यों को आपने देखा। उसके बाद फिर हम लोग विद्रोह का कारण अब जानेंगे, विद्रोह का कारण। और सबसे पहला कारण होगा राजनीतिक कारण, कि कौन से ऐसे राजनीतिक कारण थे जिससे ये 1857 का इतना बड़ा महाविद्रोह उत्पन्न हुआ। तो ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसके बारे में सभी कहानियों को हम डिस्कस करेंगे। और आगे देखेंगे पहला कारण क्या था, कि लॉर्ड कैनिंग के पहले एक वायसराय और आया था गवर्नर जनरल बन के, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल साथियों 1848 से 1856। यहां ध्यान देंगे 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल होता है। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में एक सिद्धांत लाया गया जिसका नाम का क्या था, व्यपगत का सिद्धांत। तो साथियों इस सिद्धांत का नाम क्या था, भैया व्यपगत का सिद्धांत। इसे इतिहास में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इसने मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि जिस देश का, जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, यानी वहां पर किसी को अपना दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। तो इसी तरीके से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जबकि अवध का सीन अलग था। अवध का जो इन्होंने विलय किया था वह 1856 ईस्वी में, और किसके आधार पर, तो साथियों कुशासन के आधार पर। मतलब कुशासन का आरोप लगाया कि यहां कर पूछा जाता है प्रश्न अक्सर ये परीक्षाओं में, कि किस आधार पर अवध को मिलाया गया था, तो भैया
कुशासन के आधार पर, यानी कुशासन का आरोप लगा करके अवध को किसने, लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह भी एक क्या था, ज्वलंत मुद्दा था और यह कारण था 1857 के महाविद्रोह का। तो जो 1857 का साथियों महाविद्रोह हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण यह भी था क्योंकि अवध एक बड़ा क्षेत्र पड़ता है और अवध में वहां के वाजिद अली शाह नवाब हुआ करते थे, है ना, और वहां बेगम कौन थी, तो भैया हजरत महल हुआ करती थी और हजरत महल का 4 वर्षीय दत्तक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था क्या, बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर को अपना शासक घोषित करके और वास्तविक सत्ता किसने संभाली थी, तो हजरत महल ने संभाली थी, यह ध्यान रखेंगे। और अवध का विलय करने के बाद रेजिडेंट किसको बना दिया वहां का, भैया हेनरी लॉरेंस को, हेनरी लॉरेंस को वहां का रेजिडेंट बना दिया जाता है। ये भी क्या थे, राजनीतिक कारण थे 1857 के महाविद्रोह के, इनको आपने जाना। अब इस कारण के बाद हम लोग देखेंगे पेशवा, है ना, पेशवा की पेंशन रोकना, यानी अगला कारण क्या हो जाएगा साथियों, पेशवा की पेंशन को रोकना। जो पेशवा था उसकी पेंशन को रोक दी गई थी। अब ससुरा भी पेशवा क्या करेगा, पेशवा आप पहले कहां, मराठा से ले आए कानपुर, जब कानपुर में ले आओगे कहां इनको लाया गया, इनको भैया कहां लाया गया, कानपुर ला करके आपने छोड़ दिया। जब इनको कानपुर ले आओगे, अब कानपुर में ये रहेंगे और बाद में इनकी पेंशन बंद कर दोगे, ये लौट के क्या जाएंगे, मराठा जाएंगे, तो महाराष्ट्र में जाएंगे। क्या मराठा साम्राज्य में इनकी अब वही शानो शौकत रहेगी, क्या इनका लोग सम्मान करेंगे, क्या इनका वहां से खर्चा चलेगा, अब ये क्या करेंगे। तो इनके मन में भी क्या था भैया, एक प्रकार का असंतोष व्याप्त हो गया था ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो यह भी क्या था, 1857 का एक प्रमुख कारण था। इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था, भैया इनको पेंशन नहीं मिलेगी, अब ये क्या करेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये तो भूखे मरेंगे, अब इनके सामने समस्या हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है विद्रोह करेंगे। ये भी था एक प्रमुख कारण। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारणों में देखा होगा, सैन्य कारणों में पहला कारण हो जाएगा भारतीय और अंग्रेजों के मध्य, भारतीय और अंग्रेजों के मध्य, पूरा देख रहे हैं आप, पिक्चर बनी हुई है किस तरीके से, रक्त रंजित इतिहास है। भारतीय और अंग्रेजों की सेना का जो अनुपात था वह 5:1 हुआ करता था, ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है 5:1 हुआ करता था। दूसरा कारण क्या था, नस्ली भेदभाव, यानी जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे और ब्रिटिशर सैनिक हुआ करते थे, उनके आपस में भेदभाव पैदा किया जाता था। यानी आपके अंदर कितना भी टैलेंट होगा, लेकिन आप सूबेदार से ऊंचे पद पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में या सेना में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप क्या थे, भारतीय थे। ऊंचे पदों पर आसीन होने का अधिकार किसके पास था, तो भैया केवल किसके पास था, उन्हीं ब्रिटिशर्स के पास या अंग्रेजों के पास था। यह भी एक कारण था। जबकि संख्या देखी जाए तो संख्या में भारतीय सैनिकों का अनुपात 5 है, जबकि वहीं पर अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या है, 1 है। यानी जितने आला अधिकारी हुआ करते थे सब भैया अंग्रेज हो गए और भारतीय लोगों को कहा गया तुम चुपचाप लड़ाई करो, झगड़ा करो और अपने मार काट करो, ठीक है ना। यानी युद्ध करने का काम भारतीयों को, सैनिकों को दिया गया था, आप कुर्बानी देने का काम भारतीय सैनिक करते थे। लेकिन साथियों ध्यान दिया होगा, और बल्कि अंग्रेज सर जो सैनिक हुआ करते थे या जो अधिकारी हुआ करते थे, वो एसी कमरों में बैठ करके प्लानिंग किया करते थे, कमांडिंग वो करते थे, लेकिन मारे हमारे भारतीय सैनिक जाते थे, हमारे किसानों के बेटे मारे जाते थे, क्योंकि सेना में किसानों के बेटे ही शामिल होते थे। ये ध्यान देना है। नस्ली भेदभाव था, यह भी एक क्या था, ज्वलंत मुद्दा था और प्रमुख कारण था। सैन्य कारण के बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक कारण। तो सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक कारण को देखेंगे। इसमें सबसे पहला परिवर्तन क्या किया, सती प्रथा को क्या किया, समाप्त किया। देखा होगा कि पहले जब किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भैया क्या करना होता था, उसी चिता के साथ अपने आप को अग्निदाह देना होता था। इसे कहते थे सती प्रथा, जो कि एक कुप्रथा थी। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन उठाया, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता था, क्योंकि भारतीयों को लगता था हमारे सामाजिक में परिवर्तन करने का अधिकार केवल हमें है, इनको नहीं है। अगर ये लोग अब हमारे समाज में भी हमारी व्यवस्था को बदलेंगे, ये सभी विरोध के एक कारण थे, क्योंकि समाज का एक वर्ग हुआ करता था जो इसको सही ठहराता था, और वो भी क्या हुआ, अंग्रेजों से असंतुष्ट हुआ करता था। यहीं पे देखेंगे दूसरा कारण, दास प्रथा अधिनियम 5 और 1844। ये सारे फैक्ट हैं, याद भी करते चलने हैं। तो दास प्रथा अधिनियम जो आया, अधिनियम 5 था, लेकिन कब, तो 1854 ईस्वी में। देखेंगे आप, ये था दासों की स्थिति, देखिए आप कैसे दासों से काम करवाया जाता था। और यही भारत में एक हिंदुओं में समण वर्ग हुआ करता था, है ना, ब्राह्मण वर्ग हुआ करता था, क्षत्रिय वर्ग हुआ करता था, जिसको दास रखने के शौकीन हुआ करते थे। इनको लगा
कि भैया ये तो दास प्रथा को समाप्त कर देंगे और दास प्रथा कानून ले आएंगे, तो जो हमारे सब चट्टा चरोए हमारे नीचे बैठते थे, हमारी गुलामी करते थे, अब तो वो हमारी गुलामी नहीं करेंगे। जब वो हमारी गुलामी नहीं करेंगे, हमारी बराबरी पे खड़े होकर के अब क्या वो हमको जवाब दे सकते हैं? ये बात इनको नागवारा गुजरती थी और इसीलिए हिंदुओं में भी एक समण वर्ग भी इनसे क्या छूट गया था या इनका विरोध करने लगा था। ये ध्यान देना है, ठीक है ना? क्योंकि भैया जो दास थे और जो हमारे नीचे तबके में लोग बैठ के नीचे हमारे हुक्म का पालन करते थे, अब वो हमारी बराबरी पर बैठेंगे, हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ट्रेन वगैरह में देखा होगा, बराबरी के जब अधिकार मिलने लगे, पंडित जी तिलक लगा के, चंदन लगा के नीचे वाली ट्रेन पे, और ऊपर बैठता था कौन? भैया कोई निचले दलित वर्ग का टिकट मिला ऊपर वाली सीट, उनको मिली नीचे वाली। अब ऊपर वाला हमारा साथी है ना, यूपी भाई, खा पी करके ऊपर क्या किया, खाया पिया, और जब पेट डम हो गया, है ना, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या किया, गैस छोड़ना स्टार्ट किया। अब पंडित जी को दिक्कत, अरे क्या कर रहा ससुरा, ऊपर से ठुसकी पात दे रहा है, ठीक है ना? तो ये ध्यान देना है। पंडित जी ने टीटी के पास गए, अरे देखिए ऊपर से क्या कर रहा है, ये बैठेगा ऊपर, मैं नीचे। तो इसमें ब्राह्मण वर्गों को बहुत दिक्कत होती थी। टीटी ने टिकट देखा, अरे भाई इसका बर्थ ऊपर, तुम्हारा नीचे, चलो बैठो सीट पे। पंडित ठाकुर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, चीजें समाप्त हो गई हैं, सबको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण वर्ग को बहुत दिक्कत हुई थी और एक जो क्षत्रिय वर्ग, समण वर्ग होता था, यानी बहुत ही ज्यादा इनको समस्या हुई थी। इसीलिए ये लोगों ने क्या किया था भैया, 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। अगला जो कारण मेन है, बाल हत्या अधिनियम 4 और 1803 में लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, जबकि 1803 में यह कानून लाया गया था। पहले देखा होगा, कोई भी मंदिर बनता था, कोई पुल बनता था, कुछ भी बनता था, मंदिर में नहीं कहेंगे, लेकिन जो ब्रिज वगैरह या कोई चीजें निर्माण होती थी तो वहां पे बलि प्रथा दी जाती थी, और मुस्लिम समुदाय में उसे कुर्बानी बोलते हैं, ठीक है ना, बकरी की कुर्बानी दे दी जाती थी। पहले होता था कि भैया बालकों को, यानी लड़कों की भी बलि दी जाती थी, ठीक है, नर बलि प्रथा थी, लेकिन बाद में अब जानवरों की बलि दी जाती है। यानी यहां पे बाल हत्या पर भी क्या लगाया गया, रोक लगा दिया गया। अब बाल हत्या नहीं होगी, इस पे कानून बना दिया गया। ये सारे प्रमुख कारण थे और इन्हीं कारणों के कारण देखा कि मतलब 1857 की क्रांति में सामाजिक, धार्मिक जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए, इन्हीं के कारण और भी समस्या हुई, और ये भी क्या था, एक प्रमुख कारण था। अगले कारण के बारे में जानते हैं। अगला जो हमारा कारण हो जाएगा, तात्कालिक कारण। सबसे तात्कालिक जो ज्वलंत मुद्दा था वह था क्या भैया, एक राइफल आई थी, ठीक है ना, राइफल आई थी। उस राइफल का नाम क्या था, देखेंगे, ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर, ठीक है ना, इनफील्ड राइफल के प्रयोग, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे साथियों, जो तात्कालिक कारण हो जाएगा, ठीक है ना। तात्कालिक कारण क्या हुआ करता था, ब्राउन बैस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग के कारण। यानी जो पहले ब्राउन बैस राइफल हुआ करती थी, ये हुआ करती थी, इसमें क्या रॉड से बिल्कुल उसको नाल को साफ करते थे, उसके बाद इसमें गोली का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो नई राइफल आई थी, उस नई राइफल का नाम क्या था, तो साथियों नई राइफल का नाम क्या था, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में देखा होगा, ये ग्रीस होती थी, बुलेट होती थी। जो बुलेट होती थी उसको हाथ दांतों से चबा करके खींचना पड़ता था, और उसमें क्या लगा हुआ करता था, ग्रीस टाइप का चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ करता था, जिससे क्या हो, आराम से वो पीछे जो बुलेट है, जो उसका पीतल की नाल लगी होती थी, वो निकल आए। ऐसे मुंह से खींचना पड़ता था। राइफल में गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस की अफवाह फैली, यानी ये बताया गया, ये एक प्रोपोगंडा था, अफवाह फैला दी गई, भैया जो आप लोग चर्बी युक्त कारतूस खींचते हो, वो चर्बी किसकी है, जो ग्रीस टाइप का चिपचिपा पदार्थ है, वह भैया गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया है हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए। अब उसमें ब्राह्मण समण वर्ग जितना भी होता था हिंदू वर्ग में, क्योंकि हिंदू धर्म में किसको भैया, हिंदू धर्म में गाय को हराम माना जाता है, गाय पूजनी होती है, गाय का मांस लोग नहीं खाते हैं, और तुम गाय की चर्बी दांतों से खिंचवाओगे, तो यानी हमारा धर्म भ्रष्ट करवाने की अंग्रेजों की नीति से ये लोग भी असंतुष्ट हो गए। उनको लगा ये तो मेरा धर्म ही क्या कर देंगे, पथभ्रष्ट कर देंगे हम लोगों को। और सुअर, यहां पे देखेंगे दो शब्द हो जाएंगे, यानी गाय और सुअर, तो दोनों की चर्बी, जबकि सुअर क्या होती थी, मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में इसको हराम माना जाता है, यानी सुअर बहुत ही मतलब उसको अशुद्ध माना जाता है। सुअर का नाम लेना भी, सोचो 14 दिन तक कहते हैं इस्लाम में, अगर आपने सुअर का नाम ले लिया तो 14 दिनों तक आपका मुंह अशुद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता है। यानी कि गाय हिंदू धर्म के लिए दिक्कत करता था, जबकि सुअर किसके, मुस्लिम समुदाय के लिए भी दिक्कत का विषय था। और दोनों हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए अफवाह फैलाई गई कि भाई सैनिक कौन होंगे, या तो हिंदू या मुस्लिम। तो दोनों में बताया गया गाय और सुअर की चर्बी का भैया इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत सबसे
सभी कारणों में से अगर देखा जाएगा तो साथियों सबसे प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, तो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस की जो अफवाह फैलाई गई, जो प्रोपोगंडा फैलाया गया, यही था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, आपने देखा है राइफल का प्रयोग कौन सी करते थे हम लोग, पहले ब्राउन बैस राइफल हुआ करती थी, उसके स्थान पे कौन सा राइफल का प्रयोग किया गया, इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसमें जो ग्रीस का चिपचिपा पदार्थ होता था, वो चर्बी नहीं थी, लेकिन अफवाह फैलाई गई और लोगों के मन में अफवाह फैल गई। तुरंत सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह। अब सैनिक जब कर देंगे विद्रोह तो आप देखेंगे क्या भड़केगी, क्रांति, और क्रांति का सबसे पहला परिणाम क्या होगा, सैनिक ही विद्रोह करेंगे। अभी आप आगे देखेंगे मंगल पांडे सबसे पहले विरोध करते हैं, और मंगल पांडे जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे, कहां से बिलोंग करते थे, तो साथियों बागी बलिया, यूपी का एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलिया, बलिया से बिलोंग करते थे मंगल पांडे। उन्होंने कहा अब भैया हम कारतूस नहीं खींचेंगे, अब हमारा धर्म नष्ट नहीं करना है, और जब अंग्रेज सैनिक ने बाध्य किया तो उन्होंने ठांस दिया उसकी सीने में लग करके गोली, कहा लो बेटा जाओ तुम भी, ठीक है ना, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा काम खत्म। प्रारंभ और प्रसार, प्रारंभ और प्रसार देखते हैं। तो मैंने कहा शुरुआत कहां से होगी, 29 मार्च की घटना, मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे मोछों पर ताव देता हुआ ब्राह्मण, ठीक है ना, बागी बलिया का वो ब्राह्मण, देख लीजिए पिक्चर बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो 29 मार्च की डेट याद करनी साथियों, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि किस तारीख को मंगल पांडे ने विरोध किया था, तो 29 मार्च। मंगल पांडे का नाम फेमस है इतिहास में, कहां से बिलोंग करते थे, तो यूपी से बिलोंग करते थे। यूपी का एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था भैया बलिया, इसीलिए इसको कहा जाता है बागी बलिया, है ना, पांडे हो कैसा हो, मंगल पांडे जैसा, ठीक है ना। और कहां पर, बैरकपुर छावनी, किस छावनी से थे, तो बैरकपुर छावनी में थे। और किस सैनिक, मतलब उसमें टुकड़ी होती थी, तो किस टुकड़ी के सैनिक थे, तो भैया 34वीं, NI मतलब क्या होता है, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, तो 34वीं NI के क्या हुआ करते थे, बैरकपुर छावनी के सैनिक हुआ करते थे। और मंगल पांडे की देखिए मोछे ना, मोछे कुछ बयां कर रही हैं, ताव दे रही हैं, और इन्होंने क्या किया, देखिए कमांडिंग ऑफिसर, जो इनका कमांडिंग ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर का नाम क्या था, तो भैया हिरसन की इन्होंने गोली मार करके क्या कर दी, हत्या कर दी। कहा बेटा जाओ, है ना, अल्लाह को तुम भी प्यारे हो जाओ, अगर मुझसे कारतूस खिंचवाओगे तो मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम है मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने तुरंत उनके सीने में धाए धाए गोली ठांसी, और तुरंत क्या हो गए भाई साहब, गए निपट। अब भाई साहब निपट गए तो यहां से क्या होगा, अब मंगल पांडे के साथ क्या किया जाएगा, तुरंत मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाएगा। ब्रिटिशर से कानून व्यवस्था बहुत टाइट रखते थे। और उसके बाद तुरंत आप घटना देखेंगे, 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। 8 अप्रैल 1857, ये डेट याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। तो साथियों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हमारे मंगल पांडे, है ना, को फांसी दी जाती है। तो पहला प्रश्न आता है कि भैया 1857 की क्रांति के दौरान पहला व्यक्ति कौन था जो फांसी पर लटकाया गया था, तो भैया कौन सा पांडे, मंगल पांडे। कहां से, बागी बलिया यूपी से, ठीक है ना। तो बागी बलिया यूपी से हो जाएंगे हमारे मंगल पांडे, जिनको सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकने वाला व्यक्ति माना जाता है। 1857 की क्रांति के प्रमुख जो क्षेत्रीय नेतृत्व करता है, ठीक है ना, जो हमारे रीजनल रूलर हो जाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि 1857 की क्रांति में देखेंगे कोई देश की बात नहीं कर रहा था, सब लोग अपने अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे, अपने अपने एरिया की बात कर रहे थे। भैया हमको झांसी चाहिए, हमको अपना लखनऊ चाहिए, मतलब कि कोई ये नहीं कह रहा था हमें एक राष्ट्र चाहिए, हम भारत के लिए एक होकर ही लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे। कानपुर वाले अलग अपने क्षेत्र की मांग कर रहे थे, झांसी वाले अपने अलग क्षेत्र की, बरेली वाले अलग, फैजाबाद अलग, लखनऊ अलग, इलाहाबाद अलग, दिल्ली अलग, ठीक है ना जी। ये भी देखना है कि क्षेत्रीय कौन कौन से नेता थे, उनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। तो इनमें देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई, और उधर हमारे कौन से हो जाएंगे भाई साहब, है ना, नाना साहब, ठीक, मोछों पर ताव देते हुए, मजा बिल्कुल, है ना, लग रही है, क्योंकि मोछे हमारी भारतीय परंपरा में क्या, हमारी शान होती हैं, हमारी पहचान होती है। तो यहां पे देखेंगे स्थान, नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश सेनापति, यानी जो स्थान है, स्थान के बारे में, और यहां पे लीडरशिप, नेतृत्वकर्ता कौन है उनके बारे में, और ब्रिटिश सेनापति यानी जो इन्होंने दमन किया था कहां का, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना दिल्ली, जो सबसे महत्वपूर्ण है।
दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर साहब नेतृत्व कर रहे थे। इनके बारे में अभी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद इनका दमन किसने किया था? तो अंग्रेज सेनापति कौन थे? निकोलसन हडसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली में स्टार बना लेंगे, ठीक है ना, और डबल स्टार बनाएंगे, याद करना है। लखनऊ, लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल कर रही थी। इन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम क्या था? बिरजिस कादिर, याद रखना है। बिरजिस कादिर को क्या घोषित किया? भैया शासक घोषित करके उसकी संरक्षिका बन करके खुद ही क्या किया? मतलब लीड किया। लेकिन ये मारी नहीं जाती हैं, ये नेपाल भाग जाती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब इनको लगता है कि कैंपबेल इन पर हावी हो गया था, लखनऊ पे कब्जा कर लेगा, तो तुरंत चुपचाप शांतपूर्ण तरीके से नेपाल निकल लेती हैं। कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नाना साहेब, बड़ा नाम है, ठीक है ना, पिक्चर आप देख रहे हैं। और यहां पर कैंपबेल और हैवलॉक 2 ब्रिटिश सेनापति थे, इन्होंने इसका दमन किया था। कैंपबेल लखनऊ में भी होगा, और कैंपबेल लखनऊ के बगल में क्या है? कानपुर सटा हुआ क्षेत्र है, जिला है, तो वहां भी कैंपबेल और हैवलॉक दोनों जाएंगे। सबसे रोचक कहानी झांसी की है, ठीक है ना। सबसे रोचक कहानी कहां की? भैया झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। झांसी की कहानी क्या है? भैया झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म बनारस में हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम इनका मनु और छबीली हुआ करता था। घुड़सवार और तलवारबाजी में बचपन से बहुत निपुण हुआ करती थी, शौकीन हुआ करती थी, और मौका मिला अंग्रेजों से 2 हाथ करने का तो पीछे नहीं हटी। इन्होंने साबित कर दिया भारत के केवल मर्द ही नहीं है, भारत की महिलाओं में भी वो वीरांगना है जो अंग्रेजों का सामना कर सकती हैं। और 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी आहुति या शहीद होकर के अपने आप को साबित किया कि भारत में केवल पुरुषों का ही हाथ नहीं है आजादी दिलाने में, महिलाओं ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। तो यहां देखेंगे हीरोज, हीरोज ने इनका दमन किया था, इन्होंने हीरोज ने इसको मारा था। लेकिन जब हीरोज इन्हों मार देता है, मारने के बाद बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, उन लाशों में हीरोज एक स्टेटमेंट देता है। वो बहुत प्रभावित हुआ था यहाँ की महिलाओं से और महारानी लक्ष्मीबाई से कि अपने पीठ में अपना जो दत्तक पुत्र था उसे बांध करके, और जो बलगाएं थी उन बलगाओं को कहां बांधा था? तो साथियों अपने जबान पे यानी अपने मुंह में पकड़ करके, और दोनों हाथों में खड्ग तलवार लेकर के, और दुर्गा माता की तरह बिल्कुल टूट पड़ी थी। तो यहां पे देखना है हीरोज इनके बारे में स्टेटमेंट देता है कि जितनी लाशें पड़ी हुई हैं इन सभी लाशों में एक अकेली मर्द सोई है, तो वो कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई। मतलब जितनी लाशें थी उनसे कहा अगर कोई एक अकेली मर्द सोई है, मतलब उसने ये नहीं कहा मर गई है, जो सोई है उसमें से ये लाश है कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई। ये स्टेटमेंट किसका था? हीरोज का था। किसके बारे में? महारानी लक्ष्मीबाई। कहां पे इनको मारता है? तो ग्वालियर में जाकर के इनके जब सामने से मुठभेड़ होती है तो महारानी लक्ष्मीबाई मारी जाती हैं, वीर गति को प्राप्त करती हैं। जगदीशपुर की कहानी बहुत रोचक है। जगदीशपुर के राजा वहां पर आरा, बिहार का है। बिहार की धरती हमारी बहुत पवित्र पावनी धरती है, वीरों की धरती है, मगध की धरती है। और कुंवर सिंह और अमर सिंह, है ना, कुंवर सिंह अमर सिंह दोनों भाइयों ने नेतृत्व किया था। और विलियम टेलर और विसेंट आयर, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहां पर इनका मतलब वो किया था, दमन किया था। लेकिन कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता एक हाथ कट गया था, कटने के बाद बंदे ने फिर भी मुकाबला किया और पीछे नहीं हटे, ठीक है ना। ये थे कुंवर सिंह। और इलाहाबाद, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, है ना। कहते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों ने हमारे मिलकर के काम किया था, दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर के लड़े थे। इसीलिए 1857 का महाविद्रोह एक अनोखा महाविद्रोह था, है ना। रक्त रंजित इतिहास भले ही है, लेकिन ये गौरवमय इतिहास है। और ये गौरवमय इतिहास हमें फक्र से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सीना 56 इंच से 96 इंच का हो जाता है। यही हमारी गौरवमयी गाथा है भारतीय संस्कृति की। तो लियाकत अली कहां के थे? साथियों कर्नल लील, कर्नल लील ने इसका दमन किया था। लेकिन लियाकत अली कहां थे? इलाहाबाद। ये सारे तथ्य आपको याद करने हैं। सीधे सीधे प्रश्न कैसे आते हैं कि दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर, जबकि इलाहाबाद का कौन कर रहे थे? लियाकत अली। और बनारस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कोई लीडर नहीं था, सभी जनता सामान्य रूप से कर रही थी, और कर्नल नील वहां पर भी होंगे। इलाहाबाद से दूरी कम है बनारस की, तो जो इलाहाबाद का दमन करेगा नेतृत्व का, ठीक है, यानी ब्रिटिश सेनापति होगा, वही कहां के होगा? भैया बनारस का। अरे बाबू कहां का? तो बनारस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये थी पूरी 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता, जिनके बारे में चीजें ब्रिटिश सेनापतियों ने दमन किया। कुछ और भी हैं, अभी कुछ
और भी नेता हैं जो केवल वहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेनापति के बारे में वहां जानकारी नहीं मिलती है, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो मथुरा से कौन थे भैया? देवी सिंह। असम से कौन थे? मनीराम दत्त। और हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम। जबकि संभलपुर उड़ीसा में पड़ता है, यहां से सुरेंद्र साई थे। ठीक है ना, सुरेंद्र साई का नाम याद करना है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनका नाम पूछा भी गया है कि उड़ीसा संभलपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भैया सुरेंद्र साई कर रहे थे। बरेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूपी में पड़ती है। तो बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान। ठीक है ना, खान बहादुर खान किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो भैया बरेली से कर रहे थे। ये हो जाएगा यहां पर 1857 के नेतृत्वकर्ता और क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता। उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेज सेनापति कौन कौन से लोग थे। अब जानते हैं असफलता के कारण कि आखिर 1857 क्रांति में इतने बड़े बड़े नेता थे, इतने लोग थे, फिर भी 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? हम इसे पूर्ण रूप से असफल नहीं कह सकते, अंग्रेजों ने भले ही असफल कहा हो, लेकिन इससे एक बात अंग्रेजों को सीखने को मिल गई है, मतलब बहुत सारे सुधार रिफॉर्म किए गए और अंग्रेजों को लग गया था अब तो बुरिया बिस्तर बन गया है, लेकिन यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के नवाबों ने पूरा साथ दिया था। ठीक है, यही राजा, यही नवाब जो हुआ करते थे, इन्होंने हमें आज़ादी नहीं दिलाई थी। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। अगर सोचो हम तब आज़ाद हो गए होते तो कितने भारत का निर्माण होता। भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र की मांग कर रहे थे, कोई एक अखंड भारत की बात नहीं कर रहा था। हम 100 साल के बाद लगभग आज़ाद हुए, ठीक हुए। लगभग 90 साल के बाद कह सकते हैं हम आज़ाद हुए थे, लेकिन ठीक हुआ, क्योंकि 90 साल के बाद आज़ाद हुए, एक भारत तो मिला हमें। कम से कम 2 ही देश बने, भारत और पाकिस्तान, नहीं कितने पाकिस्तान तब बनते आप कल्पना नहीं कर सकते थे। इसीलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, आपकी मर्जी के लिए नहीं, आपकी अच्छाई के लिए करता है। अब देखेंगे असफलता का सबसे पहला कारण क्या था? सीमित क्षेत्र। दूसरा कारण नेतृत्व का अभाव था। तीसरा संगठन का अभाव था, क्योंकि सीमित क्षेत्र था। भाई सीमित क्षेत्र कानपुर में था, वहां पे था। पूरे देश में एक साथ आंदोलन नहीं हुआ। अगर पूरे देश में हुआ होता तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। नेतृत्व का अभाव था, कोई एक सुप्रीम लीडर नहीं था जो पूरी तरीके से, जिसके नेतृत्व में पूरा युद्ध लड़ा जाए या पूरी क्रांति लड़ी गई हो। संगठन का अभाव था, एकता की कमी थी। भाई झांसी वाले कह रहे हैं हमको अपना झांसी मिल जाए, दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है। लखनऊ वाले कह रहे हैं भैया हमका लखनऊ मिल जाए, हमका दिल्ली में मरे और चाहे लोग जिए। दिल्ली वाले सोच रहे हैं हमका दिल्ली मिल जाए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो संगठन का अभाव था। उद्देश्य की अस्पष्टता थी। उद्देश्य ही नहीं था कि भाई अगर हम आजाद हो जाएंगे या अंग्रेजों को भगा देंगे तो क्या होगा, किस प्रकार के भारत का निर्माण करेंगे, क्या कोई शासन संभालेगा या शासन की सत्ता किसके हाथ में दी जाएगी, क्या कोई संविधान होगा, क्या संवैधानिक सरकार बनेगी, क्या चुनाव होगा, मतलब कोई उद्देश्य ही नहीं था। बिल्कुल लड़े जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो उद्देश्य की अस्पष्टता थी। और मेन रीजन क्या था? राजाओं एवं नवाबों का अंग्रेजों के साथ होना। मैंने बताया ये जितने राजा और जितने रजवाड़े हैं ना, ये सब बहुत निकम्मे थे और चोर रहे सारे। ठीक है ना, इन चोरवन का बहुत पसंद ना किया करो। और चोर जो नेता वगैरह होते हैं ना, सिंधिया, जो सिंधिया के नेताजी, वो बहुत चोर आदमी है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, ये सारे परिवार सब अंग्रेजों के साथ थे। चाहे जो भी स्टेट रही हो, जितने राजे और जितने नवाब हुआ करते थे, सब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर इन्होंने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो 1857 में ही यूरोपियों का अर्थात अंग्रेजों का साथियों बोरिया बिस्तर बंध चुका होता। लेकिन इन्होंने पूरा साथ निभाया। कहा हम बेवफाई नहीं करेंगे, ना करो भैया। तो परिणाम देखेंगे अब कि 1857 क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। तो परिणाम में पहला क्या होगा? कंपनी का शासन समाप्त किया गया। कंपनी से कहा गया ठीक से रूल नहीं कर रहे थे। अगर आपने सही से रूल किया होता, शासन किया होता, तो भारतीय जनता क्यों रोड पे आ जाती, क्यों क्रांति करती, क्यों भड़क जाती। ठीक है ना, डलहौजी की हड़प नीति के समाप्त। डलहौजी की जो हड़प नीति लाई गई थी भैया, उसको तुरंत समाप्त किया गया, क्योंकि वही सबसे ज्वलंत कारण था। डलहौजी तो चला गया, लेकिन 1857 की क्रांति के बीज बो करके वही गया था। जब पौधा तैयार हुआ तो झेलना किसको पड़ा भैया? लॉर्ड कैनिंग को झेलना पड़ा। और देखेंगे सेना में जो सैनिकों का अनुपात था भैया, सेना जब भारतीय 5 सैनिक होंगे तो विद्रोह सैनिकों का ही था। सैनिक विद्रोह करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे? आक्रमण कर दिया था। यानी जो यहां पे अनुपात होता था, इस अनुपात को क्या किया गया भैया? कम किया गया। 5:1 के स्थान पे अनुपात कितना किया गया? 2:1। अब कहा गया सैनिकों का जो अनुपात होगा भैया 2:1 में होगा।
कितना होगा? तो 2:1 में रखा गया, अर्थात सैनिकों के अनुपात को कम किया गया। अब भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, यानी 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज अधिकारी होगा जो उनको कमांड करेगा, यानी उस पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है ना। उसके बाद भारतीय सचिव का एक नया पद सृजित किया गया। इसी के द्वारा जब ताज का शासन आ जाएगा, क्राउन का शासन लाया जाएगा, तो देखेंगे आप क्राउन के शासन में भारत सचिव का एक नया पद भी सृजित किया गया था। उसके बाद नोट पॉइंट, जो विशेष पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो डॉक्टर एस.एन. सेन को बनाया गया था। ठीक है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया? डॉक्टर एस.एन. सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, फैक्ट है, याद करना है आपको। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको नोट पॉइंट करके अलग से आपको लिख दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेखक और पुस्तक का नाम। ठीक है ना। तो कैसे कैसे लेखक, किन लेखकों ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो भैया वीडी सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, यानी वीडी सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, साथियों उसका नाम क्या था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वर्ण जयंती के अवसर पर कब लिखी गई थी? तो 1906 ईस्वी में। उसके बाद एस.एन. सेन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाएगी, क्योंकि ये सरकारी इतिहासकार थे। इसमें हम लोग क्या बना लेंगे भैया? डबल स्टार बना लेंगे, 1857। ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है भारत सरकार का आधिकारिक इतिहासकार। आर.सी. मजूमदार के बारे में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये भी आपको याद करना होगा, इस पुस्तक पर भी स्टार बना लीजिए, कई बार ये तथ्य पूछा गया है। रजनी पाम दत्त की बहुत फेमस पुस्तक थी, आज भी पत्रिका चलती है, जिसका नाम है इंडिया टुडे, आज का भारत। हिंदी में पूछा जाए तो समझ जाना वही बात है, इंडिया टुडे, या हिंदी में कहा जाएगा आज का भारत। अशोक मेहता जी ने इसे क्या कहा था? इसे कहा था द ग्रेट रिबेलियन। इसे क्या दिया था? एक पुस्तक लिखी थी ग्रेट रिबेलियन, किसकी है? अशोक मेहता जी की। जबकि मौलाना आजाद जी की पुस्तक का नाम क्या था? 1857। ठीक है ना, ये 1857 अलग है, एस.एन. सेन की इस फॉन्ट में लिखी गई थी, और ये 1857 अलग है, डिफरेंट है। ये था 1857 संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक। ये सारे तथ्य कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से भैया तैयार कर लेना है। चलिए ठीक है, सारे तथ्य आपको बिल्कुल याद होने चाहिए आराम से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख व्यक्ति एवं उनके कथन। जो प्रमुख व्यक्ति थे एवं उनके कथन क्या थे, जो स्टेटमेंट कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया गया था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये स्टेटमेंट किसका था भैया? वीडी सावरकर। इनका नाम पूरा का विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर ने कहा था भैया यह विद्रोह नहीं था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है ना, बल्कि डिजरायली विपक्ष का नेता होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लेना है। इस पे जितने स्टार बना लो उतना ही कम है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 5 स्टार बनाइए। ठीक है ना, क्योंकि एक अंग्रेज व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को पॉजिटिव रूप में देखा था। उसका नाम क्या था भैया? डिजरायली, जो ब्रिटेन में ससुरा विपक्ष का नेता था, अब विपक्ष का नेता है। यहां जैसे विपक्ष का नेता होता है राहुल गांधी, हमेशा पाकिस्तान का ससुरा सपोर्ट करता है, ठीक इसी प्रकार से वह भी क्या होगा? विपक्ष का नेता है, तो भारत के बारे में अच्छी बात करेगा ना। मतलब उसका कहना था जो शासन रूल कर रही है सरकार, इस सरकार ने रूल सही से नहीं किया, हमको मौका दिया जाए, हम शासन करेंगे, एक कारण ये भी था। ठीक है ना, इतिहासकारों का मानना है। तो डिजरायली का कहना था वहां पे शासन सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण ये क्या है? एक राष्ट्रीय विद्रोह था, एक संघर्ष नहीं था, एक क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जबकि आर.सी. मजूमदार है ना, आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। भैया क्या था तुम ही बता दो। इनको खुद क्लियर नहीं है, कंफ्यूज अपना भी थे और औरों को कंफ्यूज कर दिए। कहा ना तो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जबकि एस.एन. सेन ने क्या कहा? क्योंकि सरकारी इतिहासकार होंगे तो सरकार की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी उसे प्रेषित करेंगे। क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, वह जानते थे किसी अगर भारतीय से अगर इतिहास लिखवाया जाएगा तो यहाँ के लोग उसको क्या करेंगे? आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भावना के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि राष्ट्रीय भावना के अभाव में यह एक स्वतंत्रता संघर्ष था। चलिए अच्छी बात है आपने जो बताया।
लेकिन अंग्रेजों के बारे में जान लेते हैं। मैंने कहा जितने अंग्रेज होंगे उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलना इनको आता नहीं है, क्योंकि इनको ये पता है कि हम यहाँ के भारतीयों को क्या करेंगे, नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते थे। अगर इसको सही घटना कह देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, दोबारा ऐसी घटना कर सकते हैं। जॉन लॉरेंस एम सीले ने कहा यह स्वार्थी सेना का विद्रोह था, केवल जो स्वार्थी सैनिक थे उनका विद्रोह था, या कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। हिंदू मुस्लिम विद्रोह किसने कहा, जेम्स आउट्रम ने कहा था, यह भी याद रखना भैया। आउट्रम एम टेलर ने कहा केवल हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था, ठीक है, और किसी का कोई विद्रोह नहीं था। ये लोग टी.आर. होम्स कह रहे हैं, अपने आप को सभ्य बहुत बता रहे हैं, अभी हमारे विवेकानंद से मिले नहीं है ना, उन्होंने बताया था हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति क्या है, यानी सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया। किसने बताया, टी.आर. होम्स ने कहा ये सभ्यता और बर्बरता, यानी हम लोग सभ्य हैं यूरोपी और ये बर्बर जनजातियां हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है, तो सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था, ना तो कोई राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक, ना कोई सैनिक विद्रोह था। किसने कहा, टी.आर. होम्स ने कहा था। तो टी.आर. होम्स का यह स्टेटमेंट बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है, इसके बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे आप, पूरी तरीके से हम लोगों ने इसे समझा और पढ़ने का भी प्रयास किया। अब आप आगे देखेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ी सी रोचक कहानी है। बहादुर शाह जफर जब दिल्ली का वहां पे शासक बना दिया जाता है, यानी जो सैनिक थे कहां पहुंच गए थे भैया, 10 मई को विद्रोह होता है और कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली, और बहादुर शाह जफर को क्या बना देते हैं, अपना लीडर या अपना नेता बना लेते हैं। और बहादुर शाह जफर जब गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली में, कहां छिपे होते हैं, तो हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज अधिकारी इनको खोज नहीं पाता है, तो इनकी एक नई नवेली बिल्कुल सुंदर सी बेगम हुआ करती हैं, जिनका नाम होता है जीनत महल। जिनका नाम क्या है साथियों, जीनत महल होता है। और जीनत महल की मुखबिरी होती है। जीनत महल ने क्या किया था, कहते नहीं है, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढावे, ठीक, विभीषण का काम किया था। उन्होंने कहा हमारे जो मुगल बादशाह हैं वो शेरों और शायरी के बेताज बादशाह हैं, अगर आप शायरी करोगे तो कहाँ छिपे हैं, वो बोलेंगे जरूर, जवाब जरूर देंगे। और जीनत महल बहुत ही सुंदर महिला हुआ करती थी, जो बहादुर शाह जफर की बेगम तो जरूर थी, लेकिन उससे नफरत करती थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और आधी उम्र की थी। और बहादुर शाह जफर शेरो शायरी के बेताज बादशाह और थोड़ा रंगीन मिजाज के थे, तो उनको नई नई बेगमें बहुत पसंद हुआ करती थी। लेकिन आज मौका मिल गया जीनत महल को, और उन्होंने तुरंत शिकायत की जो अंग्रेज सेनापति था, और अंग्रेज सेनापति ने तुरंत एक शायरी मारी। कौन सी थी, कहा दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, और दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, और ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इतना सुनते ही जफर साहब के बिल्कुल जहन में आग लगी। कहते नहीं भारतीय भारतीय होता है, भारतीयों को एक बहुत ही अच्छी चीज है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है ना, यानी प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन जब कोई ललकार दे सामने से दुश्मन तो हमेशा सामने आना ही चाहिए। बहादुर शाह जफर ने कहा अब तो इसको जवाब देना ही पड़ेगा, मरना तो ऐसे भी है, चलो वीरता के साथ सामने आकर के मारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हिंदियों में जब तलक ईमान रहेगी, ठीक है ना, हिंदियों में जब तलक बू रहे ईमान की, हिंदियों में जब तलक ये बू रहे ईमान की, और तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, और तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उन्होंने बताया भैया हिंदियों में जब तक ईमान रहेगा तब तक लंदन तक हमारा शासन चलता रहेगा। ये था बहादुर शाह जफर। जैसे भाई साहब स्टेटमेंट देते हैं, जोश में होश खो देते हैं, वैसे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके दोनों बेटों को उन्हीं के सामने उनका कत्ल कर दिया जाता है। फिर इनको कहा जाता है भैया जाइए रंगून, लेकिन रंगून में गाना वही सुने होंगे, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया था टेलीफोन। अरे भैया टेलीफोन का जमाना नहीं था, तो उन्होंने कहा जीनत महल कहां जा रही हो बेगम, चलिए हमारे साथ चलिए। और फिर एक शायरी कही है ना, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, ठीक है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, और खुश रहना मेरी जान अब हम तो सफर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जीनत महल को लेकर के अपने साथ कहां चले गए, उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है ना। जब रंगून निर्वासित कर दिया गया, ये थी पूरी रोचक कहानी किसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में। तो साथियों आई होप दैट आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी होगी, तो हम लोग लेते हैं अब विदा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।